गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सुप्रभात छात्रों। वेलकम टू द ऑनलाइन लेक्चर ऑफ स्टैंडर्ड 7th। कक्षा 7वीं के सभी छात्र छात्राओं का इस ऑनलाइन लेक्चर में फिर से एक बार स्वागत है। बच्चों, आज हम नए पाठ के अध्ययन की ओर बढ़ेंगे। वह एक कविता है, पर इस कविता का अध्ययन करने से पहले हमने जो भी लास्ट ऑनलाइन लेक्चर में पाठ का अध्ययन किया था उसे एक बार रिवाइज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल चिल्ड्रंस, ऑल ऑफ यू रिमूव योर हिंदी टेक्स्ट बुक एंड नोटबुक। देन वी स्टार्ट। पेज नंबर 1, पृष्ठ क्रमांक 1, पाठ क्रमांक 1, वाचन मेला। बच्चों, यह एक चित्रात्मक पाठ है और इस पाठ में पुस्तक प्रदर्शनी का चित्र दिया गया है। देखो, समझो और बताओ। तो बच्चों, इस वाक्य में पहला शब्द क्या है? जी हाँ, देखो। सबसे पहले बच्चों, हमें इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखना है। फिर इसके बाद शब्द आता है समझो, मतलब हमें इस दिए हुए चित्र को समझना है। तो बच्चों, किसी भी चित्र को समझने के लिए 3 बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। आइए जानते हैं वह 3 बातें। पहली बात, चित्र का विषय। छात्रों, इस चित्र का विषय है वाचन मेला। दूसरी बात, हम चित्र में किन चीज़ों को देख रहे हैं या हमें इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। तीसरी बात यानी अंतिम बात, मॉरल, बोध अथवा संदेश। चिल्ड्रंस, अगर हम इन 3 बातों को समझ लेते हैं तो हम किसी भी चित्र का वर्णन कर सकते हैं। छात्रों, मेला इस शब्द का समानार्थी शब्द है प्रदर्शनी। मेला मीन्स फेयर। चिल्ड्रंस, इस चित्र में हमें बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। इसमें से कुछ छात्र एवं छात्राएं हैं और महिला एवं पुरुष भी है। बच्चों, इस चित्र में प्रदर्शनी में हमें ढेर सारी पुस्तकें अर्थात किताबें दिखाई दे रही है। इस प्रदर्शनी अर्थात वाचन मेले के विभाग हैं। आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि प्रदर्शनी में पुस्तकों के अलग अलग विभाग हैं, जैसे कि बाल साहित्य, किशोर साहित्य, विज्ञान कथा, ई बुक्स, ऑडियो बुक्स आदि। छात्रों, आपको सबसे पहले फलक पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा बाल साहित्य। अब साहित्य इस शब्द का अर्थ है गद्य, पद्य आदि की सभी किताबें या ग्रंथ। छोटी उम्र के बच्चों को ध्यान में रखकर जो साहित्य लिखा जाता है उसे बाल साहित्य कहते हैं। यानी जो कविताएं, कथाएं एवं लेख जो बच्चों के लिए लिखे जाते हैं वे सभी बाल साहित्य में शामिल होते हैं। जैसे कि पंचतंत्र की कहानियाँ, अकबर बिरबल के किस्से इत्यादि रोचक कथाएं बाल साहित्य में शामिल होती है, ताकि छोटे उम्र के बच्चे उन्हें रुचि से पढ़कर अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं विज्ञान कथा विभाग की ओर। चिल्ड्रंस, विज्ञान कथा को इंग्लिश में साइंस फिक्शन कहते हैं। आज तक साइंस में जितने भी आविष्कार हुए हैं उससे संबंधित जो कथाएं होती है उन कथाओं को विज्ञान कथा कहते हैं। जैसे बच्चों, न्यूटन की कहानी हम सभी ने सुनी है कि उन्होंने एक सेब को पेड़ से गिरता देखकर उन्होंने सोचना शुरू कर दिया था कि यह जो एप्पल है वह पेड़ से नीचे ही क्यों गिरा, वह आकाश में क्यों नहीं उड़ा। फिर उसके बाद उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार किया। गुरुत्वाकर्षण अर्थात ग्रेविटी। छात्रों, विज्ञान कथाओं का
वाचन करने से न सिर्फ हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है, बल्कि हमारे अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी आ जाता है। बच्चों, हम आसपास की वस्तुओं का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से निरीक्षण करना शुरू कर देते हैं। तो बच्चों, क्यों ना हम आज से ही वैज्ञानिक कथाएं पढ़ना शुरू कर दें और अपने अंदर के वैज्ञानिक को जगाएं। छात्रों, ई बुक्स किसे कहते हैं? तो ई बुक्स का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक बुक्स। इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकें कागज़ के बजाय डिजिटल संचिका के रूप में होती है। इन्हें कंप्यूटर, मोबाइल, अन्य डिजिटल यंत्रणा पर पढ़ा जा सकता है। अब बच्चों, इसका फ़ायदा हमें कुछ इस प्रकार होता है कि यदि कोई पुस्तक दुकान पर उपलब्ध ना हो तो इंटरनेट के माध्यम से खोजकर हम उस पुस्तक को डाउनलोड कर सकते हैं या ऑनलाइन खरीद भी सकते हैं। अर्थात बच्चों, प्रिंट किए हुई बुक हमारे पास उपलब्ध न होने पर हम इंटरनेट के माध्यम से ई बुक का लाभ उठा सकते हैं। इसके बाद हम जानकारी प्राप्त करेंगे ऑडियो बुक्स की। बच्चों, क्या आप जानते हैं ऑडियो बुक्स क्या है? तो बच्चों, ऑडियो बुक का अर्थ होता है रिकॉर्ड की हुई बुक या फिर रिकॉर्डेड बुक। ऐसी बुक जो हम केवल सुन सकते हैं, पढ़ नहीं सकते, उसे ऑडियो बुक्स कहते हैं। छात्रों, विज्ञान कथा के बाजू में ही हमें एक विभाग दिखाई दे रहा है जहाँ पर वयस्क व्यक्ति खड़े हैं। बच्चों, शायद उनके लिए इस वाचन मेले में अलग से विभाग बनाया गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला विभाग है किशोर साहित्य। छात्रों, जिनकी आयु 10 से 15 होती है वह किशोर होते हैं। तो उन बच्चों के लिए भी अलग से एक विभाग बनाया गया है। अर्थात बच्चों, किशोर साहित्य में वो किताबें शामिल होती है जो किशोर छात्र छात्राओं एवं बच्चों के लिए लिखी जाती है। तो बच्चों, अगर हम किसी वाचन मेले में जाते हैं या फिर हमें कोई किताब पुस्तक पढ़नी है तो अपने उम्र को ध्यान रखते हुए ही किताब खरीदनी चाहिए, क्योंकि आपके आयु की किताब होगी तो वह आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। बच्चों, आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि प्रदर्शनी में बच्चों ने ग्रंथ दिंडी निकाली है। ग्रंथ इस शब्द का अर्थ आप सभी को पता है, पुस्तक, किताब, और दिंडी अर्थात जुलूस। अब यह जो बच्चे हैं वह स्कूल के यूनिफॉर्म में है। छात्र छात्राएं वे पालकी लेके जा रहे हैं जिसमें कुछ ग्रंथ है, किताबें हैं। साथ में उनके हाथ में फलक है जिस पर सुंदर हस्ताक्षर में पुस्तकों से संबंधित घोषवाक्य लिखा गया है। पुस्तकों से पाए ज्ञान, जाने भाषाएं विज्ञान। चिल्ड्रंस, पुस्तकें ज्ञान और मनोरंजन से ओतप्रोत होती है। वे ज्ञान का भंडार होती है जो हमारा सही मार्गदर्शन करती है। पुस्तकों से हमें ज्ञान मिलता है, भाषाओं की जानकारी मिलती है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण बढ़ता है। चिल्ड्रंस, पुस्तक ही हम सबका सच्चा साथी है, मित्र है। छात्रों, हमारे मित्र सहेलियाँ रूठ जाती है या फिर हमें छोड़कर चली भी जाती है, परंतु पुस्तकें कभी भी नहीं रूठती और हमारा सही मार्गदर्शन भी करती है। हमारा अकेलापन दूर कर हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तो बच्चों, यही पुस्तकों का महत्व समझाने का प्रयास बच्चों ने ग्रंथ दिंडी निकालकर किया है। सबसे अंतिम बात, आपको इस पृष्ठ पर आखिर में सुंदर हस्ताक्षर में लिखा हुआ एक घोषवाक्य दिखाई दे रहा होगा, उसे मैं पढ़ रही हूँ, आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिए। पुस्तकें हैं हम सबकी साथी, प्रज्वलित करे ज्ञान की बाती।
मैं फिर से एक बार दोहरा रही हूँ। पुस्तकें हैं हम सबके साथी, प्रज्वलित करे ज्ञान की बाती। तो बच्चों, इसका अर्थ कुछ इस प्रकार है कि ज्ञान की बाती प्रज्वलित होने से अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट होता है। सही और गलत को हम ज्ञान के प्रकाश में ही ठीक तरह से देख पाते हैं और प्रगति कर सकते हैं। इसलिए ज्ञान की बातें प्रज्वलित करना ज़रूरी है। प्रज्वलित इस शब्द का अर्थ है जलाना, दहकाना। यह जो चित्र है वह हमें ग्रंथों का महत्व बताता है, वाचन का महत्व बताता है। वाचन संस्कृति का महत्व इस पाठ के द्वारा समझाया गया है। वाचन संस्कृति जहाँ होती है वहाँ अच्छे विचारों का कोई अभाव नहीं होता। अच्छे विचारों से हमारा जीवन समृद्ध बनता है और यह अच्छे विचार, ज्ञान हमें इन ग्रंथों से मिलते हैं, पुस्तकों से प्राप्त होते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार पुस्तक अर्थात ग्रंथ हमारा जीवन भर साथ निभाते हैं। बच्चों, पुस्तकों से मिला ज्ञान हमें जीवन भर रास्ता दिखाता है। इसलिए कहते हैं पुस्तकें हैं हम सबकी साथी, प्रज्वलित करे ज्ञान की बाती। चिल्ड्रंस, इस प्रकार हमने लास्ट ऑनलाइन लेक्चर में इस पाठ का अध्ययन किया था और आज अगले कविता की ओर पढ़ने से पहले इसी पाठ का रिवीजन भी किया है। नाउ चिल्ड्रंस, बढ़ते हैं आज के अध्ययन विषय की ओर। पेज नंबर 2, पृष्ठ क्रमांक 2। सुनो, समझो और गाओ। छात्र, गाओ इस शब्द को पढ़कर आपको समझ में आ गया होगा कि आज जिस अध्ययन विषय का हम अध्ययन करने वाले हैं वह है एक कविता। कविता दूसरी, फूल और कांटे। फूल मीन्स आपको पता ही है फ्लावर। बच्चों, अब कौन से फूल को कांटे होते हैं? जी हाँ, गुलाब, जिसे हम रोज़ कहते हैं। अर्थात बच्चों, फूल और कांटे इन दोनों से आप सभी जन परिचित हैं। और इस कविता के रचनाकार हैं यानी कवि है अयोध्या से उपाध्याय, जिन्हें हरि और इस उपाधि से नवाजा जाता है। तो छात्रों, इस कविता के आशय को, भावार्थ को जानने से पहले इस कविता के कवि से परिचय कर लेते हैं। बच्चों, कवि का जन्म 1865 आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ तो उनकी मृत्यु 1947 में हुई। प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून, वैदेही वनवास, अध खिला फूल, प्रेम कांता, यह उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। चिल्ड्रंस, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का खड़ी बोली हिंदी के प्रारंभिक कवियों में मूर्धन्य स्थान है। छात्रों, प्रिय प्रवास यह हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। छात्रों, खड़ी बोली का अर्थ होता है वह भाषा जो मानक हिंदी का पूर्वरूप होता है, जिसमें संस्कृत शब्द की बहुलता करके वर्तमान हिंदी भाषा की सृष्टि हुई है। कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय जी को हिंदी भाषा का एक आधार स्तंभ माना जाता है। चिल्ड्रंस, इस कविता में कवि ने यही स्पष्ट किया है कि मनुष्य विशिष्ट कुल में जन्म लेने से नहीं बल्कि अपने कर्मों से ही बड़ा बनता है। मनुष्य महान कुल में जन्म लेने से बड़ा नहीं होता बल्कि अपने महान श्रेष्ठ कर्मों से वह श्रेष्ठ होता है। और इसी बात को समझाने के लिए वह फूल और कांटे का उदाहरण दे रहे हैं। बच्चों, हम देखते हैं कि एक ही पौधे पर फूल और कांटे दोनों होते हैं।
लेकिन फूल अपनी कोमलता, सुंदरता, परोपकारिता के कारण श्रेष्ठ बन जाता है और कांटा दूसरों को केवल दर्द देता है। तो हमें भी फूलों की तरह लोगों के जीवन में सुख भर देना है, न कि कांटों की तरह दुख दर्द। फूल और कांटे इस कविता द्वारा यही संदेश कवि हम तक पहुंचाना चाहते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, इस चौखट में दिए हुए कवि का परिचय मैं पढ़ रही हूँ। आप सभी छात्र इसे ध्यानपूर्वक सुनिए। जन्म 1865, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। मृत्यु 1947। रचनाएं: प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून, वैदेही वनवास, अधखिला फूल, प्रेम कांता आदि। परिचय: अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का खड़ी बोली हिंदी के प्रारंभिक कवियों में मूर्धन्य स्थान है। आप हिंदी के एक आधार स्तंभ है। प्रस्तुत कविता में कवि ने यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य विशिष्ट कुल में जन्म लेने से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से ही बड़ा बनता है। छात्रों, हमने फूल और कांटे इस कविता के कवि से परिचय कर लिया है। सबसे पहले आज के इस ऑनलाइन लेक्चर में कविता का वाचन करेंगे और फिर गायन करेंगे। छात्रों, मैं एक एक पंक्ति को पढ़ रही हूँ, आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिए। मेरे पीछे उन पंक्तियों के वाचन को दोहराइए। तो चलिए शुरुआत करते हैं वाचन करने के लिए। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। मेह उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं है बही। पर सदा ही यह दिखाता है हमें, ढंग उनके एक से होते नहीं। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भोर का है वेद देता शामतन। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भोर को अपना अनूठा रस पिला। नीच सुगंध ओ निराले रंग से, है सदा देता कली ची की खिला। है खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोहता सूर शीस पर। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। बच्चों, इस कविता का हमने वाचन किया। अब हम सुर और लय के साथ इस कविता को सुनेंगे। चांद भी एक ही से चांदनी है डालता।
उन्हें पालता है। खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोहता कुर्सी पर। है खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोहता कुर्सी पर। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़पन की कसर। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें पालता। रात में उन पर चमकता चांद भी, रात में उन पर चमकता चांद भी, एक ही सी चांद भी है डालता। छात्रों, हमने इस कविता का गायन भी किया है। इस कविता को सुर और लय के साथ आप सभी विद्यार्थी याद करेंगे, अर्थात इस कविता को लर्न करेंगे। अब मैं इस कविता के पहली पंक्ति को पढ़कर उसका आशय समझाऊंगी। तो पहली पंक्ति कुछ इस प्रकार है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। रात में उन पर चमकता चांद भी, एक ही सी चांदनी है डालता। छात्रों, कवि के अनुसार फूल और कांटों का जन्म एक ही जगह पर होता है, अर्थात एक ही पौधे पर होता है। वह एक ही पौधा दोनों का भरण पोषण करता है, और जब रात होती है तब उन दोनों पर चांद एक साथ चमकता है और अपनी चांदनी समान रूप से उन पर बिखेरता है। बच्चों, और हम यह भी कह सकते हैं कि फूल और कांटों पर प्रकृति का समान रूप से आशीर्वाद होता है। फूल और कांटे दोनों पर सूर्य की धूप और रात की चांदनी समान रूप से बिखरती है। तो बच्चों, अब मुझे बताइए कि फूल और कांटों को कौन पालता है? जी हाँ, बिल्कुल सही, फूल और कांटों को एक ही पौधा पालता है। वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रात में चांद क्या करता है? यस, राइट, रात में चांद फूल और कांटे पर एक सी चांदनी डालता है। तो बच्चों, इस प्रकार हमने आज फूल और कांटे इस कविता के कवि से परिचय कर लिया, कविता का वाचन और गायन किया, और इस कविता के पहली पंक्ति का सरल अर्थ जाना है। और इस कविता के बचे हुए हिस्से का अध्ययन हम नेक्स्ट ऑनलाइन लेक्चर में करेंगे। हिंदी की नोटबुक में फूल और कांटे इस कविता को 1 टाइम गुड राइटिंग में लिखना है। यह आपका आज का होमवर्क है। थैंक यू चिल्ड्रंस। धन्यवाद बच्चों। हैव ए नाइस डे। स्टे होम, स्टे सेफ। घर में रहे, सुरक्षित रहे।